हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे फसल उत्पादन वाला, और फसल उत्पादन में अपन खाद्यान्न वाली क्रॉप्स पढ़ रहे थे। खाद्यान्न वाली क्रॉप्स में अपन बाजरा पढ़ रहे थे, और बाजरे में भी क्या चल रही थी अपनी पादप संरक्षण चल रहा था। क्या चल रहा था? पादप संरक्षण चल रहा था। हेडिंग डाल दो बेटा, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में अपन ने कीट रोग पढ़ लिए थे, और क्या नाम से डिजीज पढ़ रहे थे, बीमारी पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी बीमारियां बाजरे के अंदर लगती हैं। हरित वाली अपन ने पढ़ लिया था, और अब पढ़ेंगे दूसरी बीमारी है अर्गट। अर्गट बोल दो या गुदिया बोल दो। इस बीमारी में होता क्या है कि क्या नाम से जो बाली होती है या सिट्टा होता है, उसमें क्या हो जाता है कि गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लग जाता है। क्या निकलने लग जाता है? गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लग जाता है, और जो दाने बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? खराब हो जाते हैं, और क्या नाम से हमें उनसे उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसकी अपन रोकथाम के लिए क्या करेंगे कि मैंकोजेब 2 ग्राम या एक जाइनेम नाम की दवा आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के क्या कर देना है? हमें स्प्रे कर देना है। लिखो, इस रोग से ग्रसित बालियों या सिट्टों में, इस रोग से ग्रसित बालियों या सिट्टों में गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या जाइनेम, मैंकोजेब या जाइनेम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये हो गई पादप संरक्षण कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे इसकी कटाई व मंडाई। कटाई व मंडाई। बाजरे की फसल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक पककर क्या हो जाती है, या अक्टूबर माह में पककर तैयार हो जाती है। देखो, बाजरे की फसल अक्टूबर माह में पककर तैयार हो जाती है। अक्टूबर माह में पककर तैयार हो जाती है, तथा हंसिया या दराती की सहायता से फसल को काट लेना चाहिए। फसल को काट लेना चाहिए। क्लियर? अब पढ़ते हैं इसकी उपज कि बाजरे की प्रति हेक्टेयर उपज क्या है। बाजरे की
प्रति हेक्टेयर उपज। उपज लिखो, बाजरे की उपज लिखो, इसमें बाजरे की यानी बाजरे अपन दाने के लिए उगाते हैं तो 15 से 20 क्विंटल, और बाजरे की औसत उपज, बाजरे की औसत उपज, औसत उपज 15 से 20 क्विंटल, 20 क्विंटल दाना तथा 50 से 60 क्विंटल सूखी कड़वी, 50 से 60 क्विंटल सूखा चारा, 50 से 60 क्विंटल सूखा चारा, प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तथा चारागाह के लिए गए फसल से तथा हरा चारा 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। हो गया क्लियर? ये हो गया बाजरे की औसत उपज 15 से 20 क्विंटल तो दाना और 50 से 60 क्विंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर तथा हरा चारा 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमें प्राप्त होती है। ये हमारे बाजरे की क्रॉप कंप्लीट हो गई। इसकी क्रॉप, बाजरे की क्रॉप। अब पढ़ेंगे क्या नाम से अपन? गेहूं की क्रॉप। किसकी क्रॉप पढ़ेंगे बेटा? गेहूं की क्रॉप। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। दो नाम है इसके, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर। क्या है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर। ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम वल्गेयर। अब इसकी फैमिली यानी कौन सी फैमिली से है? इसका फैमिली है ग्रेमनी या पोएसी। पहले की किताबों में बेटा ग्रेमनी हुआ करता था, लेकिन अब की जो किताबें हैं इनमें क्या है? पोएसी है। क्या है? पोएसी है। और इसकी उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, यानी इनकी उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो वो क्या नाम से है? दक्षिणी मध्य एशिया। क्या है? दक्षिणी मध्य एशिया। और इसके महत्व की बात की जाए, किसकी? इसके महत्व की। महत्व की बात की जाए तो क्या नाम से, जैसे अपन जो खाद्यान्न क्रॉप्स में धान के बाद इसका दूसरा स्थान आता है गेहूं का, यानी दूसरे नंबर पे इसे उगाया जाता है और खाया भी जाता है। गेहूं की चपाती बनाने में और सूजी बनाने में, दलिया बनाने में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। पहले डालो बेटा, हेडिंग डाल लो गेहूं। गेहूं अंग्रेजी बोलते हैं इसे वीट। क्या बोलते हैं? वीट। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे गेहूं का। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम होता क्या है? इसके दो नाम बताए थे, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर। लिख लो, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम एल या ट्रिटिकम
वल्गेयर एल, ट्रिटिकम एस्टिवम एल या ट्रिटिकम वल्गेयर एल। अब पढ़ेंगे इसका कुल, यानी गेहूं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है या कौन से कुल से ये बिलोंग करता है। कुल लिखेंगे इसका पोएसी या क्रीम। मैं पहले बता चुका हूं खाद्यान्न क्रॉप्स का जो कुल है वो पोएसी है। क्या है? सभी खाद्यान्न क्रॉप्स का कुल क्या है बेटा? पोएसी है। उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी मध्य एशिया। अब पढ़ेंगे इसका महत्व। क्या पढ़ेंगे? महत्व पढ़ेंगे। वैज्ञानिक नाम क्या गया? ट्रिटिकम एस्टिवम एल यानी ट्रिटिकम वल्गेयर एल, और कुल आ गया इसका पोएसी ग्रेमनी, और उत्पत्ति स्थान है इसका दक्षिणी मध्य एशिया। अब महत्व में क्या करेंगे? यानी खाद्यान्न वाली फसलों के अंदर बहुत ही प्रमुख फसल है गेहूं। कौन सी फसल है? बहुत ही प्रमुख है। धान के बाद गेहूं का स्थान आता है। लिखो, गेहूं एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूं एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। धान के बाद, इसके बाद धान के बाद गेहूं का, धान के बाद गेहूं का, धान के बाद गेहूं का, धान के बाद गेहूं दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर आता है। गेहूं का उपयोग, देखो बेटा, गेहूं का उपयोग ऊपर लिख देता हूं। गेहूं का उपयोग चपाती बनाने में, चपाती बनाने में, दलिया बनाने में, सूजी बनाने में, किया जाता है। गेहूं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और गेहूं के अंदर 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। नहीं सॉरी, 10 से 11% लिख लो। गेहूं में 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है। राजस्थान में गेहूं को कहां उगाया जाता है? राजस्थान में दलिया बनाने में, और गेहूं के दाने की चोकर भी बनाई जाती है, और पशुओं के चारे के रूप में भी गेहूं के भूसे हो, ये भी लिख लो। गेहूं के भूसे को पशुओं को, गेहूं के भूसे को पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। चारे के रूप में खिलाया जाता है। ये हो गया इसका महत्व। अब पढ़ेंगे जलवायु। क्या पढ़ेंगे? जलवायु। अब गेहूं को कौन से ऋतु को उगाते हैं बेटा? अरे रबी में तो उगाते हैं गेहूं को, और रबी सीजन कब स्टार्ट होता है? सितंबर, अक्टूबर नवंबर माह में, और नवंबर माह में क्या रहता है? सर्दी रहती है। तो इसकी जलवायु क्या हो गई? शीतोष्ण जलवायु हुई या नहीं हुई?
अरे शीतोष्ण जलवायु हुई या नहीं हुई? लिखो जलवायु गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं के लिए इष्टतम तापमान, गेहूं के लिए इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का मतलब अच्छी वृद्धि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे करेगा बेटा? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गेहूं क्या करेगा? वृद्धि करेगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब पढ़ेंगे इसकी जलवायु के बाद में मृदा। क्या पढ़ेंगे? मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी, यही पढ़ेंगे ना। अब गेहूं के लिए जल निकास युक्त, कौन सी? जल निकास युक्त बलुई दोमट या दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, और जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8.5 के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 से 8.5 के बीच होना चाहिए। यानी मृदा कौन सी चाहिए इसके लिए? दोमट या बलुई दोमट, और जिसका पीएच मान क्या होगा? 6 से 7.5 के बीच में उसका पीएच मान होना चाहिए। लिखो बेटा मृदा एवं खेत की तैयारी। लिखो गेहूं के लिए जल निकास युक्त गेहूं के लिए जल निकास युक्त बलुई दोमट या दोमट मृदा, बलुई दोमट या दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। 6 से 8.5 के बीच होना चाहिए। छह से 8.5 के बीच में इसका पीएच मान होना चाहिए। अब खेत की तैयारी ऊपर लिख देता हूं। खेत की तैयारी क्या करेंगे? यानी एक जुताई तो मिट्टी पलटने वाले हल से कर देंगे, 2 या 3 जुताई हैरो में कल्टीवेटर से कर देते हैं। यानी एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर देते हैं, और अंतिम जुताई के साथ मृदा पे पाटा लगाकर मृदा को भुरभुरा एवं समतल बना देते हैं। और भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए क्या करेंगे? क्यूनाल्थोस 1.5% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं? छिड़काव कर देते हैं। देखो इसमें खेत की तैयारी करते समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, दो या तीन जुताई हैरो एवं कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए। तथा अंतिम जुताई के साथ
तथा अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर मृदा को भुरभरा एवं समतल बना देना चाहिए। मृदा को भुरभरा एवं समतल बना देना चाहिए। मृदा को भुरभरा एवं समतल बना देना चाहिए। भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए, यानी भूमि के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, उनकी रोकथाम के लिए देखो, भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए क्यूनाल फॉस 1.5% का चूर्ण 25 किलोग्राम 1.5% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव पर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए। ये हो गया मृदा एवं खेत की तैयारी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे बेटा बीज दर, उन्नत किस्में। क्या पढ़ेंगे? उन्नत किस्में। क्या पढ़ेंगे? उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, जैसे इसकी उन्नत किस्में बताऊं, राज 1482 सबसे फेमस वैरायटी है। राज 1482 की रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं, खाने लायक वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है राज 1482। सबसे पुरानी वैरायटी की बात करूं जो पहले उगाते थे, लोकवन। अब फिलहाल उगा रहे हैं राज 3077, राज 3777, एक है सुजाता, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 1482, लोकवन, राज 3077, सुजाता, कल्याण सोना और क्या नाम से अर्जुन खाचरिया, अर्जुन खाचरिया, और एक है HD 200, क्या नाम से HD 2329, HD 2329, यानी राज 1482 है, लोकवन है, राज 3077 है, और कल्याण सोना है, सोनालिका है, राज 3765 और है, और राज 1555, राज 3765 और राज 1555 आदि। ये हो गई इसकी वैरायटियां। अब पढ़ेंगे बेटा इसकी बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार। एक बात बता दूं आपको, जो गेहूं की बीज दर है वो बीज की बुआई पे डिपेंड करेगी कि कौन से मेथड पे गेहूं की बुआई कर रहे हैं, कौन सी विधि से गेहूं की बुआई अपन कर रहे हैं।
जैसे देखा जाए, जैसे गेहूं की अपन सामान्य बुआई करेंगे तो 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जैसे क्या नाम से अपन लवणीय क्षेत्रीय और लवणीय क्षारीय और एसिड क्षेत्र में बुआई करेंगे तो कैल्शियम कितनी चाहिए, 125 से 150 केजी चाहिए। और क्या नाम से यदि अपन छिटकाव विधि से बुआई कर रहे हैं तो 125 केजी चाहिए। यदि अपन डिबलर विधि से बुआई कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम बीज क्या चाहिए प्रति हेक्टेयर हमें चाहिए होता है। लिखो बेटा इसमें गेहूं की बीज की मात्रा गेहूं की बीज की मात्रा सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम लवणीय व क्षारीय तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए 125 से 130 केजी। छिटकवा विधि के लिए 125 से 150 केजी। गेहूं की बीज की मात्रा सामान्य बुआई के लिए 100 केजी, लवणीय क्षारीय तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए 125 से 30 केजी, छिटकाव विधि से 125 से 150 केजी तथा डिबलर विधि में 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। यानी गेहूं की बीज की मात्रा सामान्य बुआई के लिए 100 केजी, लवणीय क्षारीय असिंचित क्षेत्रों के लिए 125 से 30 केजी और छिटकाव विधि की बात की जाए 125 से 150 केजी और डिबलर विधि से 25 से 30 केजी। ये तो पढ़ लिया बीज दर। अब पढ़ेंगे बीजोपचार, यानी बीजों की बुआई करने से पूर्व क्या करेंगे, 20% नमक के घोल से धोएंगे। कितने प्रतिशत, 20%। लिखो इसमें बीजों की बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। यानी बीजों की बुआई से कितने प्रतिशत के घोल से, 20% के घोल से बीजों को क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। उसके बाद 2 या 3 ग्राम किससे, मैनकोजेब से, 2 या 3 ग्राम थायरम या कैप्टान से, 2 या 3 ग्राम थायरम या कैप्टान से बीजों को उपचारित करना चाहिए। उसके बाद पीएसबी कल्चर से उपचारित कर देना चाहिए। पीएसबी की फुल फॉर्म होती है बेटा फास्फोरस सोल्यूशन बैक्टीरिया, यानी ये जो बैक्टीरिया है
वो फास्फोरस का क्या करता है, फिक्सेशन करता है, किससे, वायुमंडल से, और पौधों को उपलब्ध करवाता है। पीएसपी का पूरा नाम लिख लो। पीएसबी का फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया, यानी ये वायुमंडल से फास्फोरस का फिक्सेशन करता है और किसको उपलब्ध कराता है, फसल को उपलब्ध ये कराता है। ये पढ़ लिया अपन ने बीज दर एवं बीजो उपचार। कल अपन बुआई का समय एवं विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बेटा।